हेलो बच्चों, लिपि स्टडी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 69 यूपीएससी के टेस्ट और डिस्कशन पेपर उपस्थित हैं। ये रहा हमारा टेस्ट पेपर जिसमें आप सभी ने टेस्ट दिया है और डिस्कशन के लिए मैंने सारा चीज तैयार कर दिया है जो आपको बाद में मिल जाएगा। अभी हम लोग एक एक करके सभी के उत्तर को देखते हैं कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए और आपने क्या बनाया है। और विदाउट डिस्कशन टेस्ट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, इसलिए डिस्कशन को कंसंट्रेट होकर सुने, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। इस प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, भारत जो लोगों का समूह था और जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, भारत के किस भाग में रहते हैं? इसका आंसर होगा, पहला का आंसर होगा सी। पहला का आंसर होगा सी, यानी उत्तर पश्चिम में रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ वेस्ट से इन करने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंदोस या इंडोस कहा, है ना। और सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा या भारत कहा गया। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जो था, एक कबीला जिसको भारत कहा गया था, आगे चल के इसी के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। जिसका उल्लेख ऋषि आर्टिफिक्स के चैप्टर 1 में आता है। बहुत बढ़िया। पहला का आंसर सी होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन आखेटक खाद्य संग्राहक मानव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने रहने का कारण नहीं था? यानी जो स्टोन एज में तो स्टोन एज में जो सबसे पहला काल था पूरा पाषाण काल, जिस काल में मानव खाद्य संग्राहक नहीं था और जिस काल में खाद्य संग्राहक था और घूम घूम के खाद्य को संग्रहित करता था, इस काल में मानव के एक जगह से दूसरे जगह जाने का क्या कारण? तो क्या कारण नहीं था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो बाकी के सभी कारण थे। और तीसरा जो है सी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना, ये इनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण नहीं था। इसीलिए दूसरा का भी आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं था? राखीगढ़ था, चिरांद हड़प्पा स्थल नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने बिहार से रिलेट करता है। सभी का आंसर बी लगाए। और चिरांद बिहार के छपरा जिला में डोरीगंज बाजार के आसपास चिरांद बहुत ही प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। और यहाँ से नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, जिसका स्पष्ट होता है कि यह मानव के बसाव का बहुत बड़ा केंद्र है। मैंने डिस्कशन में सब तैयार कर दिया है और सारा चीज़ आपको मिल जाएगा लास्ट में, सारा लिखा हुआ है इसमें, इसलिए बहुत ज़्यादा केवल कंसंट्रेट होकर सुनिए, है ना। और सारा पेपर आपको मिल जाएगा लास्ट में, केवल सुनिए कि क्या आंसर आपको लगा है, क्या होना चाहिए। तो 3 का आंसर हो गया सी। 4 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्राचीन काल में अभिलेख प्रायः ताम्र पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखे जाते थे। दूसरा है कि दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर ताम्रपत्र जैसी कठोर शब्दों पर पांडुलिपियां लिखे जाने के प्रमाण है, इनमें सत्य है। एक्चुअली ये दोनों गलत है। इसीलिए भोजपत्र और ताम्रपत्र पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी, अभिलेख नहीं। पांडुलिपि जो हाथ से लिखे जाते थे, तो भोजपत्र और ताम्रपत्र पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी। और पत्थर और तांबा के सतह पर जो कठोर सतह होता है, उस पर अभिलेख खुलवाए जाते हैं। तो ये दोनों गलत है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 4 का आंसर हो जाएगा डी और इसमें होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? हम सभी जानते हैं हमारे भारत में जो कुषाण शासक थे, इनका रेशम मार्ग पर बड़ा ही प्रसिद्ध, इनको सिल्क रूट भी कहा जाता है।
और सिल्क रूट के नाम से भी पूछे जाते हैं। तो कुषाणों का सिल्क रूट पर बड़ा ही प्रमुख नियंत्रण हुआ करता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उन्हें कहा जाता था। इसका आंसर होगा सी, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। ये महात्मा बुद्ध की तरह जिन्होंने तपस्या किया था और जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछता है कि चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। तो चोल काल में सभा, जो आज के पंचायती राज में ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा इसी का विकसित रूप है। हम सभी पढ़ते हैं कि पूरे प्राचीन भारत में, या ऐसा कहिए कि पूरे भारत के शासन में किसी राजवंश में अगर स्थानीय सरकार सबसे उन्नत रूप में देखने को मिला है तो यह चोल काल में ही मिला है। और चोल काल में ग्राम सभा, जो आज के पंचायती व्यवस्था में ग्राम सभा है, उसी तरह से यहाँ पर सभा हुआ करती थी, जो जनता की सभा हुआ करती थी डायरेक्टली। और इसका सदस्य बनने के लिए कुछ खास नियम थे, जैसे उनके पास घर होना चाहिए। दूसरा था उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए, जहाँ से भू राजस्व लगान वसूला जाता हो। और तीसरा जो है, उनकी उम्र 25 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वो ये कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन ध्यान रखें इनके अलावे और एक क्राइटेरिया यह था कि सभा का सदस्य उन्हीं को बनाया जाता था जिनको वेदों का ज्ञान है। तो 2 योग्यता इसमें है, घर होना चाहिए, उनके वो जमीन के मालिक हो, जिस जमीन से टैक्स कटता हो, और जिनके पास वेद का ज्ञान है। तो 3 क्राइटेरिया बहुत स्मार्ट था। और ये जो है आपका सी ऑप्शन, उनकी उम्र 25 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। बच्चा लोग आवाज जा रही है, ऑनलाइन के बच्चों को आवाज जा रही है। चलिए अभी बच्चे कंसंट्रेट होके, यूट्यूब के लिए भी बच्चे हमारे ये क्लासरूम है। और आप में से जो भी बच्चे चाहें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम है, आप इजी वे में एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट आप घर बैठे देके आराम से डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां है गर्भगृह। कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। और गर्भगृह का तात्पर्य था कि जहाँ पर मुख्य देवी देवता, मंदिर में जिस घर में मुख्य देवी देवता रखे जाते थे उनको गर्भगृह कहा जाता था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका रुकैया सखावत हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था। इसका आंसर होगा रामानुज। 10 का आंसर होगा सी, क्योंकि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत जो है यह रामानुज की देन है। और जो शंकराचार्य हैं ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और अल्लभा प्रभु जो दिया हुआ है यह लिंगायत के समर्थक थे। लिंगायत मत का मतलब होता है, ध्यान रखें, शैव धर्म में भी कई मत हैं, जैसे लिंगायत, कपालिक। लिंगायत उन्हें कहा जाता था जो शिवलिंग अपने गला में धारण करते थे। और लिंगायत मत के प्रवर्तक बसवन्ना, और बसवन्ना के सबसे बड़े सहयोगी अल्लभा प्रभु। अल्लभा प्रभु शैव धर्म के लिंगायत शाखा के समर्थक, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत में बंदगाह के संबंध में निम्न में सही कथनों का चयन कीजिए। एक विशेष गुलाम थे, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, ये सही है। और दूसरा जो है तो ये पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान को विश्वास नहीं करते थे, गलत है। सुल्तान पे पूर्ण विश्वास था। इसमें पूछ रहा है आपको
कि सही कथनों का चयन कीजिए, तो केवल एक होगा सही, दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए। और याद रखिए बंधगण से रिलेटेड एक और चीज, जो डिस्कशन का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन टू द पॉइंट आपके ब्रेन में आए और रिवीजन हो, तभी जाके डिस्कशन और टेस्ट का फायदा होता है। विदाउट डिस्कशन टेस्ट का कोई फायदा नहीं। और बंधगण से रिलेटेड सबसे मेन सवाल जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ये कि सल्तनत काल का वह कौन सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक बंदगा हुआ करते थे। नहीं ध्यान आया? फिरोज शाह तुगलक। और सल्तनत काल का वह सुल्तान जिसने दीवान ए बंदगान, बंदगान दास विभाग की स्थापना की थी। कितने सवाल में सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कन्नौज पर अधिकार के लिए लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष तीन राजवंशों के बीच चला। ध्यान रखें, जब उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। जब हर्षवर्धन मर गया तो कन्नौज खाली हो गया। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इस काल में 3 क्षेत्रीय शक्तियों के बीच लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष हुआ है। इसी को कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें पूर्वी भारत के पाल वंश, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश और पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन तीनों के बीच जो 100 वर्षों तक लड़ाई हुआ उसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। और इसमें अंतिम विजय किसको मिली? गुर्जर प्रतिहारों को मिली। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा आपका 12 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सूफी मत के अनुसार इजारत से अभिप्राय है। इसका अर्थ होता है सूफी संतों के स्थानों की यात्रा। जो सूफी संत के स्थान है उनकी यात्रा को इजारत कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग सी। क्वेश्चन नंबर 14, किस मुगल बादशाह ने दमगा नामक कर को समाप्त करने की घोषणा की? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह बाबर था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए। और थोड़ी जानकारी रखें कि दमगा एक विशेष प्रकार का व्यापारिक कर था, है ना। और खास करके खानवा के युद्ध में 1527 में जब राणा संग्राम सिंह के साथ युद्ध होता है बाबर का, तो बाबर की स्थिति कमजोर हो गई। तो बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए दमगा नामक कर समाप्त कर दिया। और याद रखें एक प्रश्न और भी होता है कि राणा संग्राम सिंह के साथ जो खानवा का युद्ध हुआ, इसी में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिसको धर्म युद्ध कहते हैं। और बाबर ने यह भी घोषणा किया था कि आज के बाद मदिरा पान और मदिरा के बिक्री दोनों पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि सैनिक मोरली बुस्टअप हो धर्म युद्ध के नाम पर, दमगा कर माफ करने के नाम पर। और राणा संग्राम सिंह से तो हार ही करता थे ना, बाबर की सेना राणा संग्राम सिंह से हार रही थी 1527 में, लेकिन वो तो ये राणा संग्राम सिंह घायल हो गया और बाबर ने अपने सैनिकों को डिफरेंट ढंग से मोरली बुस्टअप कर दिया। इसके बाद आपका 14 का आंसर होगा ए। 15, निम्न में कौन मुगल बादशाहों के संबंध में सही प्रतीत होता है? इन्होंने फारसी भाषा को महत्व दिया, ये सही है। दूसरा है इन्होंने इस्लाम को कट्टरता से लागू किया, लोग केवल औरंगजेब, बाकी किसी ने नहीं, सब मुगल बादशाह नहीं। इन्होंने कुल उपज का 1/2 भाग कर के रूप में वसूला, लोग केवल यह काम अलाउद्दीन खिलजी किया था। तो केवल पहला सही है, इन्होंने फारसी भाषा को महत्व दिया। आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने नोटिस दिया है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इसमें लिखा हुआ है कि बाबर एक्चुअली मुगल व्यक्तिगत रूप से किस भाषा के जानकार थे? मुगल तुर्की भाषा। इवन कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उर्दू के बाबरी तुर्की भाषा, जब मुगल तुर्की भाषा के विद्वान थे तो दरबार की भाषा फारसी क्यों थी? वेरी गुड, क्योंकि सल्तनत काल से ही भारत में फारसी भाषा प्रचलित और सरकारी कामकाज की भाषा, दरबार की भाषा वह होनी चाहिए जो अधिसंख्य लोगों की भाषा हो। इसीलिए बाबर ने या मुगलों ने, भले ही वो व्यक्तिगत तुर्की भाषा के विद्वान थे, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत रूप से
आगे बढ़ाया और अपने दरबार को बढ़ाया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा चलो ए। क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई थी? महालवाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 15-16 का आंसर हो जाएगा सी। और महालवाड़ी की शुरुआत होल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी मध्य भारत के कुरुक्षेत्र में और पंजाब के कुरुक्षेत्र में 1822 ईस्वी में। ये आपके एनालिसिस में लिखा हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत पर आर्थिक प्रभाव डाला? इसका आंसर होगा बी। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का थोड़ा बहुत विकास हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी। 17 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, 1919 के रॉलेट अधिनियम का भारतीयों ने जमकर विरोध किया था, क्योंकि इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इसने भारतीयों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस को और अधिक अधिकार दिया था, क्योंकि इसी कानून का स्लोगन था न अपील न वकील न दलील। केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी। 19 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न युगों में कौन सुमेलित नहीं है? ब्रह्म समाज। स्वामी दयानंद। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और दयानंद, स्वामी दयानंद किस समाज के संस्थापक थे? आर्य समाज। वेरी गुड। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई विलियम, ये सही है। और रामकृष्ण मिशन स्वामी परमहंस, यह भी गलत है क्योंकि रामकृष्ण मिशन स्वामी परमहंस के याद में स्थापित किया गया, इसके संस्थापक विवेकानंद। तो सुमेलित नहीं है दो, ए और सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग डी, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 21, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्री श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसे बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, 20 का आंसर तो हो गया ना बी। 21 का बी। वेरी सही, आंध्र। 22, मुस्लिमों को आधुनिकता में ढालने के लिए किसके द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई? सैयद अहमद खान। 22 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया? हजारीबाग जेल में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी। और इसमें एक और चीज है, 1942 की क्रांति के दौरान दो बिहार के नेता को किस जेल में रखा गया? पूछेगा। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया और एक और पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में रखा गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली है ना, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। और याद रखें, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जुलाई 1800 ईस्वी फोर्ट विलियम जो परिषद था, फोर्ट विलियम के भीतर कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो प्रशासनिक अधिकारी आते थे उनको प्रशिक्षित करना। वैसे आगे चल के फोर्ट विलियम कॉलेज में बड़े विद्वान हुए, इन्होंने हिंदी, संस्कृत इन सब भाषाओं के प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद भी किया। मुख्य रूप से यह प्रशासकों के प्रशिक्षण का केंद्र था और साथ साथ विभिन्न भाषा के गंभीर पुस्तक या उपयोगी पुस्तक के अनुवाद का भी केंद्र था। क्वेश्चन नंबर
24 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव NG रंगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी। और अखिल भारतीय किसान सभा से एक और सबसे प्रमुख प्रश्न आते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी और कहाँ की? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद द्वारा लखनऊ में 1936 में की गई थी और इसके प्रथम सचिव NG रंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा सी। 26 का आंसर होगा सी, जर्मनी। और याद रखें कि इतिहास लिखता है कि सुभाष चंद्र बोस ने एडोल्फ हिटलर के सहयोग से, सुभाष चंद्र बोस ने एडोल्फ हिटलर के सहयोग से 1942 ईस्वी में जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। और पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य या एक्सिस धूरी राष्ट्र, प्रथम विश्व में धूरी राष्ट्र थे ना, धूरी राष्ट्र के विरुद्ध भारतीयों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। क्योंकि आप सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे भारतीय सैनिकों को पकड़ के रखा गया था जर्मनी में, तो उनको प्रोत्साहित किया गया था कि आप धूरी राष्ट्र के विरुद्ध लड़ाई करें। और इसी प्रोत्साहन के उद्देश्य से आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई थी एडोल्फ हिटलर के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न पर विचार कीजिए, सैयद अहमद, हसरत मोहानी, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना उपयुक्त मुस्लिम नेताओं में कौन आरंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे परंतु बाद में सांप्रदायिक हो गए? ध्यान रखें, केवल हसरत मोहानी ही एक ऐसे हिंदू लीडर हैं जो थ्रू आउट राष्ट्रभक्त रहे, अन्यथा ये सभी मोहम्मद इकबाल की बात करें, सैयद अहमद खान की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, ये सभी शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन बाद में ये तीनों के तीनों सांप्रदायिक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चा लोग आपको एक दिन का बच्चा, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं? पंडित रमाबाई नहीं है, कनक लता बरुआ है, अरुणा आशफ अली है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 28 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग डी, इसमें हो जाएगा बी एंड सी, है ना। और इनमें एक जो है पंडित रमाबाई, इन पर काफी सवाल आते हैं, ध्यान रखेंगे। पंडित रमाबाई समाज सुधारिका थी और पंडित रमाबाई द्वारा आर्य महिला सभा के स्थापना की गई। बहुत ही प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं रमाबाई, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का है, 29 है 1857 में बरेली में क्रांति के नेता कौन थे? खान बहादुर खान। 29 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग बी, है ना। इसीलिए कि नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था, बरेली में खान बहादुर खान और बेगम हजरत महल लखनऊ, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, बंग भंग 1905 में हुआ, तो सबसे अंतिम मोपला विद्रोह हो गया 1921 में, हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बच्चा लोग ए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं आजाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा बी। ऑनलाइन वाले बच्चे को सुनाई दे रही बढ़िया से, समझ में आ रहा है? एक मनीषा नाम की लड़की है जो नया ज्वाइन की है, सब सुनाई दे रहा है मनीषा?
चलिए ठीक है, सभी का ध्यान रखना पड़ता है ना। सभी बच्चे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई लाइव है, सभी के लिए समान रूप से लागू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता? आंसर होगा 32 का बी। 32 का बी यानी मुख्यमंत्री। याद रखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 168 168 में लिखा हुआ है, चिंता न करें। हमने कहा कि सारा डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया है, 4 पेज में है। आप इस डिस्क्रिप्शन को ले जाएं बड़ी आराम से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए केवल कंसंट्रेट होगी। आर्टिकल 168 जिसमें विधानमंडल के गठन का प्रावधान है, ये कहता है कि विधानमंडल के 3 अंग होंगे या 3 भाग होंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधानसभा। मुख्यमंत्री विधानमंडल का अंग नहीं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपको ये 33, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? मतलब ऑर्डिनेंस जो इशू करता है गवर्नर, उससे कौन सा सही नहीं है? तो पहला है यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। सही बात है, यह स्वविवेक का शक्ति नहीं है, ये सही है। इसके बाद है राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, यह भी सही है। इसके बाद है अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, यह सही नहीं है। इसीलिए मंत्री परिषद के सलाह से ही अध्यादेश जारी करेगा, तो पूछ रहा है सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग सी। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? हम सभी जानते हैं 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके अध्यक्ष थे सत्यनारायण सिन्हा और 11 दिसंबर से परमानेंट के लिए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। तो दिसंबर 1946 हो जाएगा, इसका आंसर होगा दिसंबर 1946 यानी कि 34 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग की। 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्कृति के लिए ये गलत है। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया था, यह सही है। इसका आंसर होगा केवल 2 यानी बी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग केवल बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? कितना महत्वपूर्ण सवाल। संसदीय प्रणाली हमने अपनाया ब्रिटेन से, लेकिन भारत में उसी प्रकार से संसदीय व्यवस्था नहीं है, ब्रिटेन में है यानी यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? 1, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद प्रभु है, किंतु भारत में संसद के विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है, सही है। ब्रिटिश संसद संप्रभु है, इसीलिए कि ब्रिटेन के संसद द्वारा अगर कोई कानून बना दिया गया तो न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय संसद द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया है और यदि यह संविधान सम्मत नहीं है, अव्यावहारिक है, तो इसको न्यायालय निरस्त करेगा, सही है पहला वाला। और दूसरा वाला है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, यह भी सही है। आपका दोनों सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग सी यानी 9।